निर्माणाधीन सैन्य धाम का निरीक्षण मंत्री गणेश जोशी ने किया। सैन्य धाम का निरीक्षण मंत्री ने अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। विश्व पर्यटन दिवस पर अनोखी पहल, पूर्व सीएम हरीश रावत ने पर्यटकों को गुलाब देकर किया स्वागत। पर्यटकों से की मसूरी आने की अपील। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पेपर लीक मामले को बताया चीटिंग का मामला। इशारों ही इशारों में बॉबी पवार पर बरसे प्रदेश महामंत्री। टिहरी में सरस मेला 2025 की तैयारियों को लेकर बैठक, मुख्य विकास अधिकारी ने की बैठक, मेले के सफल संचालन के दिए निर्देश। और लक्ष्मण झूला स्थित भूतनाथ मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी करने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। नशे की लत पूरा करने के लिए वारदात को दिया अंजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मिद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे धर्मनगरी हरिद्वार। श्री माया देवी मंदिर से छड़ी यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य सेवक ने साधु संतों का फूलमाला और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं माया देवी मंदिर प्रांगण हरिद्वार, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित साधु संतों को संबोधित कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद मुझे लगता है षष्ठी प्रारंभ होने वाली है। ऐसे पूज्य दिवस पर जहां आज मुझे छड़ी यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर मिला, वहीं यहां पर पूजन हवन में और यज्ञ में भी शामिल होने का अवसर मिला। और इसी पवित्र दिन मुझे आप सबके दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सभी पूज्य संतगणों को प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। हमारी पूज्य संत बहनों को भी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और बहुत बार हम सोचते भी नहीं हैं, कभी मन में विचार भी नहीं आता है। कल कोई विचार नहीं था मेरा, कोई कार्यक्रम नहीं था कि मैं आज आप सबके बीच में हूं और इतने सारे पूज्य संतगणों का इस पूज्य दिवस पर मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं। आप सब पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, रविंद्रपुरी जी महाराज, कैलासानंद जी महाराज और पूज्य हरिगिरी जी और महेशपुरी जी, एक अचानक मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे कि आप सप्तमी को आएंगे, अष्टमी को आएंगे या नवमी को आएंगे। तो मैंने कहा कि आप जिस दिन चाहते हैं, मैं अपना जो पहले से कार्यक्रम दे रखे हैं थोड़ा उसमें संशोधन करना मुश्किल होगा, क्योंकि कल मेरा नैनीताल जाने का पहले से ही कार्यक्रम था। तो मैंने कहा बीच में एक दिन नहीं हूं तो मैं उसके अगले दिन आ जाता हूं। इस अवसर पर आज उपस्थित हो रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं, जो हमारी सनातन परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का अद्भुत प्रतीक है। हमारी सारी संस्कृति का, हमारे सारे संस्कारों का, हमारे सनातन का। और अब पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने कल मुझे कहा कि किस प्रकार से रोजगार, स्वरोजगार, पलायन, आपने ओम पर्वत की बात करी, आपने सुदूरवर्ती हमारे बद्री विशाल भगवान के आसपास के क्षेत्र की बात करी, आपने बाबा केदार के दिव्य धाम की स्मृति में कहा कि यहाँ ये काम होना चाहिए, स्थानीय लोगों को किस प्रकार से रोजगार मिलना चाहिए। सच में जिस राष्ट्र में, जिस समाज में संत इस प्रकार की समाज की चिंता करते हैं, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों की चिंता करते हैं कि हर किसी का जीवन आगे बढ़े, हर किसी को काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, घर परिवार चलना चाहिए, उसका व्यापार चलना चाहिए, वो समाज उसको और उस राष्ट्र, उस प्रदेश को देश और विश्व में पहचान मिलने से कोई रोक नहीं सकता। विश्व गुरु भारत को बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप सभी भली भांति जानते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस यात्रा को प्रारंभ किया गया था और 8वीं शताब्दी में उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में अद्वैत वेदांत का संदेश फैलाने का जो महान कार्य किया, उसकी गूंज आज भी हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। पवित्र छड़ी की पूजना अर्चना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है,
बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का व्यापक और जीवंत प्रमाण है। एक ऐसा अनुष्ठान है जो हमें हमेशा याद दिलाता है, हमें स्मरण कराता है कि हमारी संस्कृति केवल मंदिरों या कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि जन जन के हृदय में जीवंत और गतिमान है। बागेश्वर की सुरम्य वादियों से प्रारंभ होकर ये यात्रा उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में भ्रमण करती है। हमारे गांव गांव नगर नगर में एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, विद्वान लोग उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं, अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ये उसका संदेश देती है। जब ये छड़ी हमारे पहाड़ों, नदी, वन, घाटियों से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं माता भगवती और भगवान शंकर हमारे साथ चल रहे हैं। और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गुनग्याल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोकार्पण से पूर्व सभी अंतिम चरण के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। कहा कि सैन्य धाम राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड की वीर भूमि की भावना और शहीदों के सम्मान को समर्पित है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही तिथि तय करके ये धाम प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस भव्य धाम में उत्तराखंड के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी और गंगा, यमुना सहित कई पवित्र नदियों का जल सम्मिलित किया गया है, जिससे यह स्थल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनता है। उन्होंने विश्वास जताया है कि जिस प्रकार श्रद्धालु चारधाम के दर्शन के लिए आते हैं, उसी प्रकार लोग सैन्य धाम में भी आकर शहीदों को नमन करेंगे। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ने विभागीय मंत्री गणेश जोशी को अवगत कराया कि राष्ट्रीय स्तर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आगामी नेशनल कॉन्क्लेव 2025 में उत्तराखंड सैनिक कल्याण विभाग को सम्मानित किया जाएगा और यह सम्मान उत्तराखंड द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याण, पुनर्वास और सैनिक केंद्रित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रस्तुत किए गए अनुकरणीय उदाहरण के लिए प्रदान किया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल उत्तराखंड सरकार का नहीं बल्कि हमारे वीर सैनिकों और उनके परिजनों की अदम्य भावना का सम्मान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सदैव पूर्व सैनिकों एवं शहीद परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी इस दिशा में नए आयाम स्थापित करती रहेगी। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मसूरी होटल एसोसिएशन द्वारा शहर के प्रवेश द्वार कोल्हू खेत पर मसूरी आने वाले पर्यटकों का गुलाब देकर स्वागत किया जा रहा है। वही स्वागत के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि मसूरी पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का भय नहीं है। पर्यटक बेखौफ मसूरी आ सकते हैं। वह इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी पर्यटकों का स्वागत किया और उन्हें फूल भेंट किए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मसूरी वासियों की ये पहल जो है वो सराहनीय है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप सैनी ने कहा कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और मसूरी होटल एसोसिएशन द्वारा आज पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को संतुलित रखना सभी का कर्तव्य है। इस मौके पर मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि आज गुलाब देकर पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने सभी पर्यटकों से अपील किया है कि मसूरी पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ के सभी रास्ते खुले हुए हैं। पर्यटकों को मसूरी आना चाहिए। होटलियर्स हैं, दूसरे लोग हैं जो हॉस्पिटैलिटी और दूसरे सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सब लोग जो है पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं और उत्तराखंड के संदर्भ में ये स्वागत विशेष मायने रखता है क्योंकि आपदा के बाद जो है लोगों से ये कहना आइए सुरक्षित उत्तराखंड है, सुरक्षित और हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छा गेस्चर है। उसके लिए मैं जो हमारी एसोसिएशन है इसको बहुत बधाई देता हूँ। सर एक अच्छा दिन है तो इस दिन जो है आप ये बात न पूछिए, नहीं तो शून्य वाला आ जाएगा। हम चाहते हैं कि 10 नंबर वाली बात आए, 9 नंबर वाली बात आए। वो है पर्यटन दिवस की जो है और मसूरी के लोगों के प्रयास की जो है। अब सरकार इसमें क्या प्रयास अपना जोड़ेगी उस पर बाद में बात करेंगे। ये तो पेपर चोर, ये तो कई चीज़ की चोरी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है लोगों के विश्वास की चोरी कर रहे हैं, इसकी भी चोरी कर रही है। अब तो ये सिद्ध हो गया है कि कई जगह अब तो कोर्ट ने भी मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई है और ये कई जगह लोगों के नाम दर्ज करवाते हैं।
और इनकी पार्टी के लोग हैं जो कई जगह नाम दर्ज करते हैं, तो बोर्ड को यहाँ का वोट, वहाँ का वोट, ये एक जहन में डर बैठ गया। आज हम लोग पर्यटक दिवस के रूप में मना करके सभी पर्यटक का हम स्वागत कर रहे हैं, एक रोज़ बट दे करके। उसके साथ साथ हम ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि आप आएँ मसूरी पूर्णतः सेफ़ है, कोई रोड बंद नहीं है, कोई रास्ते बाधित नहीं है और किसी रूप से कोई परेशानी पर्यटक के लिए नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये संदेश पर्यटक पहुँचे, ताकि पर्यटक जिन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल कराई है, भारी मात्रा में बुकिंग कैंसिल हुई है हमारी अक्टूबर के माह की, परंतु हम चाहते हैं कि पुनः उन्हीं बुकिंग को रिवाइव करें। जो एडवांस उन्होंने वापस चाहा, हमने वापस दिया और पुनः हम चाहेंगे कि वो बुकिंग बनाएं और मसूरी में आएँ। किसी रूप से कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइट एंड सनी आफ्टर मानसून बहुत सुंदर है, लश ग्रीन है, बहुत प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर है। इसी भांति अगर वो आएंगे तो आकर के 4 लोगों को और बताएंगे, वापस जा कर के सोशल मीडिया के माध्यम से कन्वे करेंगे कि मसूरी की जो गलत अफवाह फैली हुई है वो निराधार है, किसी रूप से कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और पर्यटक जो है मसूरी में आ सकते हैं। दिवस है, हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यूएन की तरफ से एक मैंडेट दिया जाता है और इस साल की जो थीम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है, सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन की है, कि हम कैसे संतुलित पर्यावरण को बचाते हुए अपना खासतौर पे जैसे हिमालय क्षेत्रों में बहुत वैलिड है ये, कि हम कैसे संतुलित डेवलपमेंट करें। एक तरफ जान भी बची रहे, जान भी बचा रहे, पर्यटन भी बचा रहे, लोगों की आजीविका भी बची रहे और हमारे पहाड़ भी बचे रहें। इस पे आज मसूरी होटल एसोसिएशन की तरफ से हम एक विशेष प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारे जितने पर्यटक मसूरी आ रहे हैं सबका एक एक गुलाब दे के हम स्वागत कर रहे हैं। साथ में कुछ छोटा बड़ा जलपान भी रखा हुआ है, किसी पर्यटक को नींबू पानी चाहिए, पानी चाहिए, वो हमको दे रहे हैं और उनको हम कह रहे हैं वेलकम टू मसूरी, आप आइए, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे अतिथि हैं, हमारे लिए देव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां बता दें कि हर की पैड़ी में जीएसटी बचत उत्सव जागरूकता कार्यक्रम के तहत व्यापारियों से भेंट की। घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार बैनर लगाकर व्यापारियों ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने स्वयं विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जन जागरूकता से संबंधित लगाए स्टिकर, व्यापारियों और स्थानीय लोगों से किया सीधा संवाद। नई जीएसटी दरों को लेकर व्यापारियों और आम जनता से लिया फीडबैक। जीएसटी की नई दर लागू होने के बाद लगातार दुकानदारों और आमजन से कर रहे हैं भेंट। व्यापारियों से सीएम धामी की अपील, स्वदेशी उत्पादों को दे प्राथमिकता, आम जनता को घटी हुई जीएसटी दरों के बारे में जागरूक करें। नई जीएसटी दरें लागू होने से बाजार में बढ़ी खरीदारी, सीएम धामी ने कहा। वहीं आमजन को मिल रहा लाभ, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का संकल्प। जीएसटी की नई दरों से व्यापारियों को मिलेगा लाभ, स्थानीय उत्पादन और स्वदेशी उद्योगों को भी मिलेगा बढ़ावा। यार बुला लो मेरे साहब। नहीं है सर, नहीं है। चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा बिल्कुल सर, हम यही चाहते हैं कि वो अच्छी भावना लेकर जाए। स्वदेशी का है, इसको भी थोड़ा कोशिश करनी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में बीजेपी के जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रतीक कालिया ने दावा किया कि परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि चीटिंग का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे बॉबी पवार को बिना नाम लिए अपने निशाने पर लिया है। इशारों ही इशारों में प्रतीक कालिया ने कहा कि राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए बॉबी पवार युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार को बॉबी पवार के पिछले चुनाव में हुई क्राउड फंडिंग की जांच करनी चाहिए, जिससे पता चले कि आखिरकार बॉबी पवार को मिली फंडिंग का सोर्स क्या है। प्रतीक कालिया ने युवाओं से गुमराह नहीं होने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा है कि राज्य में कल नकल विरोधी कानून बना है, जिसमें नकल करते और करते हुए पकड़े जाने पर 3 साल की सजा है।
बोलूंगा मैं उसको, जो कि अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहा है, जो एक चुनाव हार चुका है और दूसरे चुनाव की तैयारी कर रहा है, वो सरकार पे आरोप लगा रखा है। और वो व्यक्ति भी जब उसके पास उस महिला ने उस पेपर को भेजा तो उसने भी इतनी कर्टेसी नहीं दिखाई कि वो जाके पुलिस विभाग या शासन के किसी व्यक्ति को, अधिकृत व्यक्ति को ये बताए कि ये लीक हो गया है या ये अंदर से किसी बच्चे ने पेपर जो है ये बाहर भेज दिया। यद्यपि उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से युवाओं को बरगलाया, युवाओं को परेड ग्राउंड में इकट्ठा किया और युवाओं को इकट्ठा करने के बाद ये रिलीज किया मीडिया के माध्यम से कि भाई ये पेपर जो है लीक कराया गया। पहले तो ये पेपर लीक का मामला नहीं है, पहले तो ये चीटिंग का मामला है। और दूसरा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार से हमारी अपील है कि इस व्यक्ति की भी जांच होनी चाहिए कि इसने पेपर अपने पास क्यों बुलाया, क्या मंशा थी इसकी। काशीपुर श्री रामलीला मैदान में महाराजा अग्रसेन जयंती शोभा यात्रा कमेटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि मोहल्ला किला से शाम 4 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होकर मुख्य बाजार कोतवाली के सामने महाराणा प्रताप चौक होते हुए रामलीला मैदान पहुंचकर समाप्त होगी। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षक महाराज अग्रसेन के डोले के अलावा ऑपरेशन सिंदूर और मां काली का अखाड़ा होगा। आयोजकों ने बताया कि अग्र समाज के विभिन्न घटक इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। शोभा यात्रा आयोजक योगेश जिंदल ने बताया कि शोभा यात्रा की हर एक झांकी कोई न कोई संदेश देगी। उन्होंने बताया कि ये यात्रा मोहल्ला किला से शाम 4 बजे प्रारंभ होगी और मुख्य बाजार कोतवाली चौक तथा महाराणा प्रताप चौक से गुजरते हुए श्री रामलीला मैदान पर जाकर संपन्न होगी। जिनके राज्य के अंदर व्यवस्था समाप्त हुई, समाजवाद प्रारंभ किया उन्होंने। कोई भी व्यक्ति उस राज्य में घुसता था, एंटर करता था, 1 रुपया उसे मिलता था। ये महाराजा अग्रसेन की झांकी के साथ समस्त वैश्य समाज की झांकियां निकल रही हैं ताकि ये समाज एक हो और राष्ट्रीय एकता में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें और नई पीढ़ी को एक नई शिक्षा मिले कि हमें कैसे संगठित होगा। मुख्य विकास अधिकारी टेहरी वरुणा अग्रवाल ने सरल मेला 2025 की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मेले के सफल संचालन को लेकर गठित विभिन्न समितियों द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी ली। सभी संबंधित अधिकारियों को सरस मेले की समस्त व्यवस्थाओं को लेकर आपसी समन्वय से कार्य कर मेले को सफलतापूर्वक संपादित करने को कहा। सीडीओ ने पंडाल और स्टॉल, साज सज्जा सहित सभी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, रोजगार मेला, गोष्ठी सम्मेलन, साक्षरता शिविर के संबंध में सभी तैयारी समय अंतर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिए। सभी संबंधितों को प्रतिभागियों को दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों के लिए मंगलवार तक डेटा देने को कहा। श्री गुरु सिंह सभा द्वारा 108वां सालाना समागम धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान सुबह से श्री अखंड पाठ शब्द कीर्तन और गुरु का लंगर लगाया गया, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। नगर कीर्तन का आयोजन अनुपम चौक से माल रोड लाइब्रेरी तक किया गया और जिसमें जगह जगह पर नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। इस मौके पर जगजीत कुकरेजा ने कहा कि सन 1917 से गुरु सिंह सभा द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता रहा है। मसूरी, देहरादून, डोईवाला के साथ ही विभिन्न शहरों से संगत आकर इसमें भाग लेती हैं और यहाँ पर सिख समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष MPS खुराना ने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी शहर वासियों का सहयोग रहता है और दूर दूर से लोग यहाँ आकर सालाना समागम में भाग लेते हैं। मसूरी की जनता का हमें पूर्ण सहयोग मिलता है। ये पर्व हमारे 108 साल गुरुद्वारा साहब को इस्टेब्लिश हुए हो गए हैं। हर साल ये मनाया जाता है, नगर कीर्तन निकाला जाता है, सभी समुदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं। काशीपुर के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद अधिक रक्तस्राव होने से महिला की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि मृतका रेणु के प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उससे पहले LT भट्ट उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां मौजूद महिला डॉक्टरों ने परिजनों से रेणु को कहीं और दिखने को कहा। उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में उन्हें एक आशा कार्यकर्ता मिली, जिसने उन्हें कहा कि वह अलीगंज
रोड स्थित एक अस्पताल में रेनू को भर्ती करवा देगी और वहीं उसकी डिलीवरी करवा देगी। तब परिजनों ने रेनू को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात प्रसव पीड़ा अधिक होने पर स्टाफ ने रेनू का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन ऑपरेशन के कुछ देर बाद ही अधिक रक्तस्राव होने से रेनू की हालत बिगड़ गई। अस्पताल में मौजूद एक स्टाफ ने रेनू को हायर सेंटर रेफर किया। परिजन रेनू को मुरादाबाद रोड स्थित 2 निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन रेनू को लेकर दोबारा वरदान अस्पताल पहुंचे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस पर अस्पताल का स्टाफ मौके से फरार हो गया। वहीं सीओ दीपक सिंह ने बताया है कि पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देशानुसार और जो है हमारी टीम को तुरंत मैंने रवाना किया। उसमें और जिसका नेतृत्व डॉक्टर अमरजीत ने किया, उन्होंने तत्काल जाकर के वहाँ पर कार्रवाई की और उस चिकित्सालय को भी सील कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो है जो आशा के बारे में कहा गया है उसकी भी इसके लिए भी हमने, और जो हमारे स्टाफ की संलिप्तता के बारे में भी ऐसा खबर मुझे मिली तो उसकी भी मैंने उस संबंध में भी एक जांच समिति गठित कर दी है, जिसमें कि वो अपने आख्या जो है मुझे 2 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगी और निश्चित है जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु हमारे यहाँ कुछ समस्याएं आशाओं की भी और हमारे चिकित्सालय स्टाफ की भी आ रही थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने आज ये बैठक आयोजित करी। और चूँकि अभी मुझे यहाँ पे प्रभार संभालते हुए भी कुछ ही समय हुआ है, जिसमें कि मैं कहूँगा कि गिने चुने 10-12 दिन ही हुए हैं, तो मैं उसमें मैंने ये प्रथम बैठक की है, तो जिससे कि मैं रूबरू भी हो जाऊँ, एक दूसरे को जाने, हम हमारी आशाएं हैं, हमारा उनकी क्या समस्याएं हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की। तो मृतिका के परिजन वहाँ पे मौजूद पाए गए। उनका ये बताना था कि जब इसको प्रसव पीड़ा हो रही थी तो हम इसको सरकारी अस्पताल लेकर गए और वहाँ पे बताया गया था कि ये नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर एक मौजूद आशा जो थी वो कहने लगी कि नॉर्मल डिलीवरी में समय लगेगा, तो अभी यहाँ इंतज़ार करने से अच्छा है तब तक हम किसी दूसरे डॉक्टर को भी एक बार सलाह ले लेते हैं। वो सलाह लेने के हिसाब से कहकर उनको यहाँ से ले गए और वहाँ जाके जब वहाँ कोई डॉक्टर तो उनको मिला नहीं, एक BMS डॉक्टर थी जो कि वहाँ मौजूद मिली, तो उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, अभी शाम रात तक बच्चा हो जाएगा। और उन्हें वहाँ सही लगा, जो भी जैसे कन्विंस किया होगा, तो वहाँ जाकर वो भर्ती हो गई। उसके बाद रात को लगभग 3 बजे 2 बजे के पास उसको प्रसव पीड़ा ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो गई। फिर 5 बजे उस नर्स का कहना हुआ कि ये पीड़ा बढ़ती जा रही है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो कहीं बाहर कि यहाँ से वो केस रेफर क्यों हुआ, जब 5 सर्जन हैं यहाँ और नशे वाले डॉक्टर भी हैं। अगर कोई समस्या थी भी तो CMS सर के पास जाते ना, उनसे समस्या का समाधान करते। क्यों तो हल्द्वानी भेजा जा रहा है जब 5 सर्जन हैं, और क्यों यहाँ डिलीवरी नहीं हो रही है, क्यों लिखित में नहीं दे रहे हैं ये कि क्या कहते हैं कि यहाँ डिलीवरी नहीं होगी। क्यों कह रहे हैं भाई, जब सर्जन भी है, नॉर्मल डिलीवरी हमारी सिस्टर करती हैं, तो फिर क्यों नहीं हुआ वो सीजर यहाँ? ऐसी क्या स्थिति थी? एक चीज़ और, ये कहते हैं CBC पॉजिटिव होता उसका केस नहीं होता। मेरी एक डिलीवरी थी आज से 3 साल पहले, तो वो गरीब थी, इन्होंने मना कर दी, वो घर चली गई। वहाँ से वो आई लौट के, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो यहीं आ गई। उसने डिलीवरी रूम के बाहर ही उसकी डिलीवरी हो गई, तो इन्होंने उसे कैसे ठाया? वो तो CBSC पॉजिटिव थी। CBC जो है गारंटी से होती है, मगर डॉक्टर नहीं करना चाहती हैं। डॉक्टर ये कहती हैं कि कौन पड़ेगा चक्कर में नॉर्मल के, क्योंकि उसमें तो कई दिन लग जाते हैं। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत भूतनाथ मंदिर में ताला तोड़कर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने मंदिर से चोरी हुआ दान पात्र और घंटे के साथ अन्य सामान बरामद किया है। आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया।
जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैतवाल ने बताया कि राम झूला चौकी प्रभारी उत्तम रमोला ने चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों की पहचान रोहित और अजीत निवासी शिमला हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है। अजीत पहले भी चोरी का आरोप में जेल की हवा खा चुका है। पूछताछ में पता चला है कि रोहित और अजीत दोनों ही नशे के आदी हैं और नशे की लत को पूरा करने के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि भूतनाथ मंदिर के पुजारी प्रमोद कंडवाल ने बताया ताला तोड़कर हुई चोरी की सूचना पुलिस को दी थी और चोरों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग के संबंध में तहरीर दी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।